तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2026 के लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर आधारित कुछ क्विज को लेकर। और ये क्विज इनसाइड सन इंडिया से साभार हैं। तो देखें, जो पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिया गया है। पहला कथन है कि निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। दूसरा कथन है कि रक्षा और विदेश मामलों से संबंधित कारणों से निवारक नजरबंदी के संबंध में कानून बनाने का अनन्य अधिकार संसद के पास है। तीसरा कथन है कि संविधान में सलाहकार बोर्ड की राय लिए बिना किसी व्यक्ति को निवारक हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि 3 महीने निर्धारित की गई है। बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं। केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला कथन जो है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का जो नियम है, ये निवारक हिरासत कानून के तहत नहीं है, बल्कि यह सामान्य गिरफ्तारियों के लिए एक सुरक्षा उपाय है। तो इसलिए पहला कथन जो है गलत है। दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कथन सही है, क्योंकि जो रक्षा और विदेश मामलों से संबंधित कारणों से निवारक नजरबंदी के संबंध में कानून बनाने का अनन्य अधिकार संसद के पास है। मतलब ये जो निवारक नजरबंदी संबंधी जो विधायी शक्ति है, जो कि 7वीं अनुसूची के तहत संसद और राज्य विधानमंडलों के पास है, मतलब दोनों के बीच विभाजित है, जिसमें रक्षा, विदेश मामले या भारत की सुरक्षा से संबंधित कारणों से निवारक नजरबंदी के लिए कानून बनाने का अनन्य अधिकार जो है ये संसद के पास है। दूसरा कथन इसलिए सही है। तो तीसरे कथन की बात करें कि तीसरा कथन है कि संविधान में सलाहकार बोर्ड की राय लिए बिना किसी व्यक्ति को निवारक हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि 3 महीने निर्धारित की गई है। यह सत्य है, क्योंकि अनुच्छेद 22(4) में यह दिया गया है कि निवारक हिरासत का प्रावधान करने वाला कोई भी कानून किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड उक्त 3 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले यह रिपोर्ट न दे दे कि उसकी राय में ऐसी हिरासत के लिए पर्याप्त कारण है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा कथन सही है, इसलिए सही विकल्प बी हो जाएगा, केवल 2। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए हैं। पहला कथन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। और कथन 2 है कि न्यायपालिका से संबंधित वित्तीय प्रावधानों को संसद द्वारा वार्षिक बजट आवंटन के दायरे से बाहर रखने के लिए बनाया गया है, ताकि उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी है कि कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। विकल्प डी है कि कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 जो है ये कथन 1 की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सीबीआई भारत के लिए इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करती है। दूसरा कथन है कि सीबीआई निदेशक का कार्यकाल सीबीसी अधिनियम 2003 द्वारा 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। तीसरा कथन है कि सीबीआई पर सीबीसी की निगरानी सीबीआई द्वारा जांच किए गए सभी मामलों पर लागू होती है, जिनमें आतंकवाद और संगठित अपराध से संबंधित मामले भी शामिल हैं। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल 1, केवल 2, तीनों या फिर कोई नहीं। तो पहला कथन देखेंगे कि सीबीआई भारत के लिए इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करती है, ये सत्य है। दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कथन जो है ये गलत है। ठीक है, और तीसरे कथन की बात करें तो तीसरा कथन भी गलत है। ठीक है ना, तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा ए, केवल एक कथन सही है, वो सिर्फ पहला। और प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 2018 के 102वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 338 बी को शामिल करके एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। दूसरा कथन है कि एनसीबीसी के पास किसी भी मामले की जांच करने या किसी भी शिकायत की छानबीन करने के दौरान सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होती है। तीसरा कथन है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में किसी समुदाय को शामिल करने या बाहर करने के संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो देखेंगे पहला कथन सत्य है, ठीक है। दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा कथन गलत है ना, क्योंकि यह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, केवल दो कथन, पहला और दूसरा सही है। अब देखेंगे पांचवा प्रश्न अपना। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा कि वित्त आयोग उन सिद्धांतों की सिफारिश करता है जो भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व के लिए अनुदान सहायता के रूप में दिए जाने चाहिए। तीसरा कथन है कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व भारत के सार्वजनिक खाते में जमा किए जाते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इन दिए गए कथनों में से कितने कथन गलत हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो पहला कथन देखेंगे, पहला कथन गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान में कहीं भी, जो भारतीय संविधान है उसमें बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण का कहा गया है। तो पहला कथन जो है गलत है। दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व भारत के सार्वजनिक खाते में जमा किए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत कितने हैं, पहला और तीसरा गलत है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल दो। अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है कि निजी सदस्य के विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसे केवल विपक्षी दलों के सांसदों द्वारा ही पेश किया जा सकता है। दूसरा कथन है कि यदि कोई निजी सदस्य का विधेयक अस्वीकृत हो जाता है तो इसे सरकार की स्थिरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा कि ऐसे विधेयकों पर चर्चा संसद में कुछ निश्चित दिनों तक ही सीमित रहती है। बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन गलत हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। अब पहला कथन देखेंगे कि इसे केवल विपक्षी दलों के सांसदों द्वारा ही पेश किया जा सकता है, तो गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है, सत्ताधारी और विपक्षी दोनों दलों के सांसद ऐसे विधेयक पेश कर सकते हैं। पहला कथन गलत है। दूसरा कथन ये सत्य है। तीसरा ये भी सत्य है, क्योंकि इन विधेयकों पर जो चर्चा होती है सामान्यतः शुक्रवार को होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, केवल एक कथन, और वो सिर्फ पहला कथन गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा सही है। अब सातवां प्रश्न देखेंगे। सातवां नंबर प्रश्न है हमारा कि भारत में व्हिप की संवैधानिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। व्हिप केवल राज्यसभा की कार्यवाही के लिए प्रासंगिक है। विकल्प बी है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में व्हिप की भूमिका परिभाषित की गई है। विकल्प सी है कि व्हिप आंतरिक संसदीय परंपराओं के एक भाग के रूप में कार्य करते हैं, जिनका संविधान में प्रत्यक्ष रूप से कोई उल्लेख नहीं है। विकल्प डी है कि संविधान में व्हिप का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि व्हिप जो है ये आंतरिक संसदीय परंपराओं के एक भाग के रूप में कार्य करते हैं, जिनका संविधान में प्रत्यक्ष रूप से कोई उल्लेख नहीं है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 8वां देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है कि भारत में तदर्थ न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर की जाती है। और दूसरा कथन है कि उनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए निर्धारित है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तीसरा कथन है कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें वही शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो वर्तमान न्यायाधीशों को प्राप्त होते हैं।
बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो पहला कथन देखेंगे, तो पहला कथन जो है कि सत्य है, क्योंकि क्या है कि जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के साथ की जाती है। तो पहला कथन जो है गलत है। दूसरा कथन पहला कथन जो है ये सत्य है। दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कथन गलत है, क्योंकि दूसरा जो कि उनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए निर्धारित है, ऐसा नहीं है। मतलब 3 वर्ष के लिए निश्चित नहीं है, मतलब यह है कि जितनी आवश्यकता है तो आवश्यकता के आधार पर उनका जो कार्यकाल है निर्धारित किया जाता है और इसमें बदलाव हो सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय सीधे तौर पर उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाता। ठीक है, तो दूसरा कथन जो है गलत है। तीसरे कथन की बात करें, तीसरा कथन ये सत्य है कि उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान वही शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो वर्तमान न्यायाधीशों को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ बताना है कितने सही हैं, तो पहला और तीसरा सही है, इसलिए सही विकल्प बी हो जाएगा, केवल 2। अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि दिल्ली विधायी स्वायत्तता वाला एक पूर्ण राज्य है। विकल्प बी है कि उपराज्यपाल सभी मामलों में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह लेने के लिए बाध्य है। विकल्प सी है कि दिल्ली का प्रशासन 69वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से डाले गए एक विशेष प्रावधान द्वारा शासित होता है। विकल्प डी है दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार प्राप्त है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि दिल्ली का प्रशासन 69वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से डाले गए एक विशेष प्रावधान द्वारा शासित होता है। सही विकल्प सी हो जाएगा। और विकल्प ए देखेंगे तो विकल्प ए के लिए ऐसा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 और 2023 के फैसलों में ये स्पष्ट किया था कि जो दिल्ली है यह पूर्ण रूप से राज्य नहीं है, बल्कि उसके पास सीमित विधायी स्वायत्तता है। इसलिए पहला तो गलत है ही, दूसरा भी गलत है, और विकल्प डी जो है ये भी गलत है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 10 देखेंगे हम। तो प्रश्न नंबर 10 है, इसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में अधिकार क्षेत्र दिए हुए हैं और सूची 2 में जो प्रासंगिक प्रावधान है या अवधारणा है वो दी गई है। अब इनका सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखेंगे हम, सूची ए में दिया हुआ है ए सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी क्षेत्राधिकार, और बी है उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार, सी है सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार, डी है अपील के लिए विशेष अनुमति। अब सूची 2 है, 1 में है अनुच्छेद 131, 2 में है अनुच्छेद 136, 3 में है सुप्रीम कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार से व्यापक, और नंबर 4 में है गैर बाध्यकारी राय। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके हमको सही उत्तर चुनना है। विकल्प ए में है ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। विकल्प बी में है ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। विकल्प सी में है ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। विकल्प डी में है ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी क्षेत्र अधिकार होता है यह गैर बाध्यकारी राय होता है, तो ए का 4 हो जाएगा। और बी देखेंगे, बी है कि उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार, यह सुप्रीम कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार से व्यापक होता है, तो बी का 3 हो जाएगा। सी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार, तो सुप्रीम कोर्ट का जो मूल क्षेत्राधिकार होता है अनुच्छेद 131 के तहत परिभाषित है। और जो अपील के लिए विशेष अनुमति या डी की बात करें तो इसके लिए अनुच्छेद 136 संबंधित है। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 11 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 11 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अनुच्छेद 27 राज्य को ऐसा कर लगाने से रोकता है जिसकी आय विशेष रूप से किसी विशेष धर्म के प्रचार या रख रखाव के लिए विनियोजित की जाती है। और दूसरा कथन है कि अनुच्छेद 27 राज्य को धार्मिक त्योहारों के दौरान सुरक्षा जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए शुल्क लगाने से भी रोकता है। और तीसरा कथन है कि राज्य द्वारा संचालित लेकिन किसी बंदोबस्ती या
ट्रस्ट के तहत स्थापित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे पहला कथन देखेंगे कि अनुच्छेद 27 राज्य को ऐसा कर लगाने से रोकता है जिसकी आय विशेष रूप से किसी विशेष धर्म के प्रचार या रख रखाव के लिए विनियोजित की जाती है, सत्य है। दूसरा कि अनुच्छेद 27 राज्य को धार्मिक त्योहारों के दौरान सुरक्षा जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए शुल्क लगाने से भी रोकता है, तो ये गलत है, क्योंकि यह कर लगाने पर रोक लगाता है, शुल्क पर नहीं। ठीक है, तो दूसरा गलत है। तीसरा कथन भी गलत है। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि केवल एक, यानी कि सिर्फ पहला कथन सही है, इसलिए सही विकल्प ए हो जाएगा, केवल एक। तो 11वें का सही विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, केवल एक। और अब प्रश्न नंबर 12वां देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 12वां है कि संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी की सलाहकार भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत यूपीएससी द्वारा किसी सिविल सेवक से संबंधित अनुशासनात्मक का मामलों पर दी गई सलाह सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। कथन 2 है कि संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार सरकार को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसमें किसी विशेष मामलों में यूपीएससी की सलाह को स्वीकार न करने के कारणों को स्पष्ट किया गया हो। अब उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। विकल्प ए में है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी है कि कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। विकल्प डी है कि कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। अब देखेंगे हम, तो यहाँ पे जो पहला कथन है ये भी सत्य है, दूसरा कथन ये भी सत्य है, लेकिन जो कथन 2 है ये कारण की व्याख्या नहीं करता है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, है ना। अब प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है कि केंद्रीय बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच का अंतर भारत के संविधान द्वारा अनिवार्य है। और दूसरा कथन है कि भारत की संचित निधि पर आवंटित व्यय संसद द्वारा मतदान योग्य नहीं है। और विकल्प एक कथन 3 है कि वित्त विधेयक में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के कराधान संबंधी प्रस्ताव शामिल हैं। बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सत्य हैं। तो सही विकल्प सी हो जाएगा कि ये तीनों कथन सही हैं। अब प्रश्न नंबर 14 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 14 है कि किसी समाज में स्वतंत्रता की अवधारणा का तात्पर्य है बाधाओं का अभाव। दूसरा है कि वे परिस्थितियां जिनमें लोग अपनी प्रतिभाओं का विकास कर सकते हैं। तीसरा कि सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। अब बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन गलत हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। स्वतंत्रता की अवधारणा का तात्पर्य, और इसमें बताना है कि कितने कथन गलत हैं। तो पहला कथन है कि बाधाओं का अभाव, ये सत्य है। दूसरा कि वे परिस्थितियां जिनमें लोग अपनी प्रतिभाओं का विकास कर सकते हैं, ये भी सत्य है। सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, तो ये गलत है। सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा कि नंबर 3 गलत है, सिर्फ एक विकल्प गलत है, एक कथन गलत है। तो सही विकल्प ए हो जाएगा, केवल ए। ठीक है। और प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। दूसरा कथन है कि संविधान के 44वें संशोधन ने प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े। तीसरा कथन है कि प्रस्तावना विधायिका को शक्ति प्रदान करने का एक स्रोत है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो पहला कथन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, तो ये सत्य है। दूसरा कथन गलत है क्योंकि ये 42वें संशोधन से हुआ था। तीसरा कथन गलत है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल एक, यानी कि सिर्फ पहला कथन सही है, दूसरा और तीसरा गलत है ना। अब प्रश्न नंबर 16 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 16 है कि भारतीय शासन को
भारतीय शासन प्रणाली को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान ब्रिटिश संविधान की तर्ज पर ही बनाया गया था। विकल्प बी है कि भारतीय संविधान अंग्रेजों की सहायता से बनाया गया था। विकल्प सी है कि संसदीय सदन के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के माध्यम से होता है। विकल्प डी है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली प्रचलित है। बताना है कि इनमें से क्या सही है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली प्रचलित है, इसलिए भारतीय शासन प्रणाली को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। तो सही विकल्प डी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 17वां देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 17वां है कि भारत का संविधान नागरिक संहिता का उल्लेख केवल अपने निर्देशक सिद्धांतों में ही करता है। दूसरा कथन है कि निर्देशक सिद्धांतों का कार्यान्वयन अनिवार्य नहीं है और इसे न्यायालयों द्वारा भी लागू नहीं किया जा सकता है। और नंबर तीसरा कथन है कि अपने व्यक्तिगत कानूनों का मुद्दा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में आता है। बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। पहला कथन देखें। पहला कथन कि भारत का संविधान नागरिक संहिता का उल्लेख केवल अपने निर्देशक सिद्धांतों में करता है, ये सत्य है। दूसरा कि निर्देशक सिद्धांतों का कार्यान्वयन जो है, ये जो कार्यान्वयन ये अनिवार्य नहीं है और इसे न्यायालय द्वारा भी लागू नहीं कराया जा सकता है, ये भी सत्य है। तीसरा कथन कि व्यक्तिगत कानूनों का मुद्दा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में आता है, तो ऐसा नहीं है, ये समवर्ती सूची में आता है, इसलिए तीसरा कथन गलत है। और हमको बताना है कितने सही हैं। तो पहला और दूसरा सही है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल 2। अब हमारा 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रश्न नंबर विकल्प 1 है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक को ऐसे विधेयक के रूप में परिभाषित करता है जिसमें करों, सरकार द्वारा धन उधार लेने के नियमन और भारत की संचित निधि से धन के व्यय या प्राप्ति से संबंधित प्रावधान शामिल होते हैं। और दूसरा कथन है कि वित्तीय विधेयक और धन विधेयक के बीच एक बड़ा अंतर यह है कि जहां धन विधेयक में राज्यसभा की सिफारिशों को शामिल करने का प्रावधान है, वहीं वित्तीय विधेयक में इन्हें शामिल करना अनिवार्य नहीं है। कथन 3 है कि जहां एक साधारण विधेयक दोनों सदनों में से किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, वहीं धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। चौथा कथन है कि किसी भी कर में कमी या उसे समाप्त करने से संबंधित संशोधनों को राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता से छूट दी गई है। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल 1, केवल 2, 3 या फिर चारों। तो पहला कथन जो है ये सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है। यानी कि यहाँ पे जो सिर्फ कथन 2 है ये गलत है, बाकी पहला, तीसरा और चौथा सही है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। केवल 3 कथन सही है, तो ये सही, तो मतलब ये सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। तो साथियों ये था यूपीएससी 2026 के लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित एक छोटा सा क्विज। आई थिंक कि आप कितने तैयार हैं, इसको भी ये और तैयारी को और बूस्ट करने में ये वीडियो आपके काम आए। आई होप सो। बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।